अगर मैं कहूं कि पिछले 6 साल के बिहेव 181 प्रीवियस ईयर पेपर्स में ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हुए और उन्हीं के आधार पर मैंने टॉप 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज तैयार किए हैं, तो क्या आप इन्हें एग्जाम से पहले छोड़ेंगे? इस वीडियो में आपको मिलेंगे 6 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस, टॉप 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, बाइलिंगुअल क्वेश्चन, इंग्लिश प्लस हिंदी, इजी एक्सप्लेनेशन, मेमोरी ट्रिक्स और सबसे जरूरी 2026 एग्जाम के लिए हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि इनमें से कई क्वेश्चंस आपके पेपर में देखने को मिल सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर लीजिए ताकि इग्नू की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेट इस चैनल पे मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते। सबसे पहला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ना और खुद से आंसर करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसको एसडीजी भी बोला जाता है, सतत विकास लक्ष्य की कुल संख्या कितनी है? 4 ऑप्शंस दिया हुआ है आपको। जून 2025, दिसंबर 2025 में पूछा गया और इस बार भी चांस है कि आपको देखने को मिले। ध्यान रखना कि संयुक्त राष्ट्र यूएन ने 2015 में 17 सतत विकास लक्ष्य अपनाए ताकि वर्ष 2030 तक एक बेहतर और सतत भविष्य प्राप्त किया जा सके। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि 2015 में आया था और टारगेट 2030 का है। काफी सारे स्टूडेंट 16 समझ लेते हैं, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है 17 है, तो इस चीज को याद रखना। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि सतत विकास की औपचारिक परिभाषा किस रिपोर्ट में दी गई थी? इसमें 4 ऑप्शंस देखने को मिल रही है आपको, दिसंबर 2023, दिसंबर 2025। तो इस क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। तो ये आयोग की रिपोर्ट 1987 में पहली बार सतत विकास की आधुनिक परिभाषा दी गई थी। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। किस चीज के लिए बात करता है? आवर कॉमन फ्यूचर कॉन्सेप्ट दिया गया था। काफी सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि ये स्वामीनाथन की रिपोर्ट में था, पर ऐसा नहीं था। सतत विकास की औपचारिक परिभाषा आपको ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट में देखने को मिलेगा। उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट की टाइटल क्या थी? तो 4 ऑप्शन से आपको पहले खुद से ट्राई करना है। इसका जो करेक्ट आंसर है ये सबसे पहले ये देख लो आप, दिसंबर 2025 में पूछा गया। इसकी रिपीट फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स है। चांसेस है कि ये क्वेश्चन फिर से आपको एग्जाम में देखने को मिले। तो इसका करेक्ट आंसर है कि ब्रटलैंड रिपोर्ट का जो टाइटल था ये था आवर कॉमन फ्यूचर, जिसे 1987 में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डेवलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिटरमिनिज्म? इसका जो करेक्ट आंसर है ये है रेटल्स। रेटल्स ने इसकी अवधारणा दी थी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये भी क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हुआ है, स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मॉडिफाइड एनवायरनमेंट? कौन मानव द्वारा संशोधित पर्यावरण है? 4 ऑप्शन है। तो ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका ऑलरेडी। तो इस बार 5 स्टार क्वेश्चन है, आपको हम देखने को मिलेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है सिटीज। शहर जो है मनुष्य द्वारा बनाए गए और विकसित किए जाते हैं ताकि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। काफी सारे स्टूडेंट फॉरेस्ट को मार लेते हैं, जो नेचुरल इन्वायरमेंट होता है, तो फॉरेस्ट नहीं करना है। इसका जो करेक्ट आंसर है ये सिटीज है। ये मानव द्वारा संशोधित पर्यावरण है, मानव द्वारा सिटीज को बनाया गया, शहरों को बनाया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल एनवायरनमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पर्यावरण है? 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं, ये भी 2 बार रिपीट हुआ है, जून 2024, दिसंबर 2024 में। इसका जो करेक्ट आंसर है ये है फॉरेस्ट। वन प्राकृतिक रूप से बने पारिस्थितिक तंत्र है जिसमें मनुष्य द्वारा निर्माण नहीं किया जाता। ये चीज आपको ध्यान रखना है। फॉरेस्ट एक नेचुरल इकोसिस्टम होता है। काफी सारे स्टूडेंट पार्क को मार देते हैं, पार्क करेक्ट आंसर कर देते हैं। आपको ये गलती नहीं करना है क्योंकि आप वीडियोस देख के जा रहे हो, पढ़ाई करके जा रहे हो, तो आपका टारगेट होना चाहिए 50 आउट ऑफ 50। एक नंबर भी नहीं कटना चाहिए। इसके लिए आपको जितना ज्यादा एमसीक्यूज करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हु कॉइन्ड द टर्म इकोसिस्टम? इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था? 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन में दिख रहे हैं, ये भी 2 बार आ चुका है। इसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। ब्रिटिश पारिस्थितिकीवाद जेटी टेंसले ने 1935 में इकोसिस्टम शब्द दिया था। तो सिस्टम क्या होता है? तो बायोटिक और एबायोटिक जब इंटरैक्शन होता है, दोनों इंटरैक्ट करके एक इकोसिस्टम बनाते हैं, तो इसी को इकोसिस्टम बोलते हैं। और एजी टेंसले के द्वारा ये चीज दिया गया था। पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं, इसमें से कौन सा अपघटक है? कौन डिकम्पोजर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3 बार ये क्वेश्चन देखने को मिल चुका है, जून 2022, दिसंबर 2023, जून 2025। तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान
ध्यान रखना इसका जो करेक्ट आंसर है ये फंगी है। कवक, कवक जो होता है ये मृत पौधों और जीवों को विघटित करके सरल पदार्थों में बदलते हैं। ये सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन में फंसते हैं, तो आपको नहीं फंसना है, ध्यान रखना फंगी जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है वाटर कंपोनेंट ऑफ द बायोस्फीयर इज नोन एज, जीवमंडल का जल घटक कहलाता है। 4 ऑप्शंस देखने को मिल रहे, 2 बार ये आ चुका है, चांसेस ज्यादा है कि ये क्वेश्चन आए इस बार। इसका जो करेक्ट आंसर है ये है पृथ्वी। पृथ्वी पर मौजूद सभी जल स्रोत मिलकर हाइड्रोस्फीयर या जल मंडल बनाते। उम्मीद कर रहा हूं कि यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आ रहा हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है लैंड कंपोनेंट ऑफ द बायोस्फीयर इज नोन एज, जीवमंडल का भूमि घटक क्या कहलाता है। तो ये भी 2 बार आपको रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है लिथोस्फीयर। पृथ्वी की ठोस बाहरी परत को क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये द टर्म बायोडाइवर्सिटी वाज कॉइन्ड बाय, बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने दिया था। तो 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं, ये भी 2 बार आपको देखने को मिलेगा, जून 2025, दिसंबर 2025 में। इसका जो करेक्ट आंसर है ये है ईओ विल्सन। ईओ विल्सन ने सबसे पहले 1985 में अपनी पुस्तक में बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वैरायटी ऑफ लाइफ इन ऑल फॉर्म्स, तो ये आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है मैनमेड इकोसिस्टम किसको कहते हैं, कौन सा मानव निर्मित परितंत्र है। इसमें 4 ऑप्शंस दिख रहे, 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है ये है एग्रीकल्चरल फील्ड। कृषि क्षेत्रों का निर्माण और रख रखाव मनुष्यों द्वारा फसल उगाने के लिए किया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो कॉन्सेप्ट है ये है नेचुरल वर्सेस मैन मेड इकोसिस्टम, ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गैस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैश्विक उष्मीकरण के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार होती है। 2 बार आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी के वायुमंडल में गर्मी को फैलाती है और वैश्विक उष्मीकरण का कारण बनती है। CO2 क्या है, ग्रीन हाउस गैस का एक मेजर कारण है, ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है UNCD के द्वारा अर्थ समिट कहाँ आयोजित किया गया था। 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं, ये क्वेश्चन ये भी 2 बार आ चुका है, जून 2022, दिसंबर 2023 में। तो ध्यान रखना कि पृथ्वी सम्मेलन 1992 में कहाँ पे हुआ था, तो रियो डी जेनेरियो में हुआ था, जो ब्राजील में आयोजित किया गया था। इसको एजेंडा 21 कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं। अगर क्वेश्चन घुमा के आए तो आप इस तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, कौन सा गैर नवीकरणीय संसाधन है। 4 ऑप्शंस दिख रहे, 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इसका जो आंसर है ये है कोल। कोयला बनने में लाखों वर्ष लगते हैं और यह मानव समय सीमा में पुनः नवीकृत नहीं हो सकते। फिर से कोयला अगर जला दो तो उसको आप तुरंत नहीं बना सकते, इसमें बनने में लाखों साल का समय लगता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर कंटेन्स मैक्सिमम ओजोन, वायुमंडल की कौन सी परत में अधिकतम ओजोन पाया जाता है। तो 4 ऑप्शंस दिख रहे, 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये स्ट्रेटोस्फेयर देखने को मिलेगा। ओजोन O3 की अधिकतम मात्रा समताप मंडल में देखने को मिलता है, स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है, जो हानिकारक किरणों को क्या करती है, सोख लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है हार्मफुल यूवी रेडिएशन को। तो ये आप ध्यान में रखना। स्टूडेंट ट्रोपोस्फेयर करके आते हैं तो ये गलती है, ओजोन लेयर का मतलब होता है स्ट्रेटोस्फेयर, ये आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, कौन सा जैव अवक्रमणशील अपशिष्ट है। तो इसमें 4 ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये वेजिटेबल पिल्स। जैव अवक्रमणशील अपशिष्ट को सूक्ष्म जीव प्राकृतिक रूप से क्या करता है, तोड़कर नष्ट कर देता है। जितने भी जो सब्जी के छिलके होते हैं, पत्ते होते हैं, फूड वेस्ट होते हैं, ये सब बायोडिग्रेडेबल होता है, तो ये आप ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वेस्ट मटेरियल इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड। अपशिष्ट पदार्थों को उपयोगी उत्पादों में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये रिसाइकलिंग होती है। रिसाइकलिंग अपशिष्ट पदार्थों को नए उपयोगी उत्पादों में बदलने की प्रक्रिया रखती है। रिसाइकलिंग क्या करता है, पॉल्यूशन को भी कम करता है और रिसोर्सेज को भी बचाता है, ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, कौन सा नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। तो 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं, ये भी 2 बार आपको आया हुआ दिखेगा PYQs में,
तो नवीकरणीय संसाधन वो है जो प्राकृतिक रूप से कम समय में पुनः भर जाते हैं। जो करेक्ट आंसर है ये है विंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है EIA का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये 2 बार देखने को मिलेगा, एग्जाम में 2 बार आ चुके हैं। इसका करेक्ट आंसर है EIA जो है इसका ये स्टैंड फॉर होता है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। तो ये आपको ध्यान रखना, EIA जो होता है ये रिक्वायर होता है मेजर प्रोजेक्ट्स के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रीन हाउस गैस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 बार ये भी रिपीट हुआ है। तो इसका जो 4 ऑप्शन इसके करेक्ट आंसर ये है कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये UNCD वाज हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लीन एयर एक्ट। क्लीन एयर एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है, 2 बार आपको MCQs दिखेंगे। इसका जो आंसर है ये है इंप्रूव एयर क्वालिटी। क्लीन एयर एक्ट का उद्देश्य वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना और वायु की गुणवत्ता में सुधार करना है। ये क्या करता है, इमिशंस को कंट्रोल करने में फोकस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एनर्जी सोर्स इज नॉन कॉन्वेंशनल, गैर पारंपरिक ऊर्जा कौन सा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है सोलर एनर्जी। सौर ऊर्जा एक गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं, सतत विकास का उदाहरण है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। 2 बार आपको PYQs में देखने को मिलेगा। वर्षा जल संचयन जल संरक्षण करता है और सतत विकास को बढ़ावा देता है। यहाँ तक वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आप कमेंट में मुझे बता सकते हो कि 25 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस अभी तक आपने सही किए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी पॉल्यूशन, कौन सा प्राथमिक प्रदूषक होता है। 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं स्क्रीन में, 2 बार ये भी आया है जून 2022 और दिसंबर 2024 में। जितने क्वेश्चंस करवाए जा रहे सब 2-3 बार आया हुआ है, इसीलिए क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट है। इसका जो करेक्ट आंसर है ये है ओजोन ग्राउंड लेवल। प्राथमिक प्रदूषक सीधे स्रोतों से उत्सर्जित होते हैं, भूमि स्तर का ओजोन सीधे बनता है, ये आप ध्यान रखना। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स क्या है, ये जो है डायरेक्टली सोर्स से ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ गैसेस लाइक SO2 एंड NOx फ्रॉम द फ्लू गैसेस इज कॉल्ड। इसका जो करेक्ट आंसर है ये स्क्रबिंग है। स्क्रबिंग तरल या घोल का उपयोग करके औद्योगिक फ्लू गैसेस से हानिकारक गैसों को हटाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। इसमें 4 ऑप्शंस देखने को मिल रहे, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है प्लास्टिक। गैर जैव आक्रमणशील प्रदूषक प्राकृतिक क्रिया द्वारा विघटित नहीं किए जा सकते। प्लास्टिक जो है आप इसको डिकम्पोज नहीं कर सकते हो। प्लास्टिक काफी सालों तक आपको देखने को मिलेगा, इसको बहुत आसानी से डिकम्पोज नहीं किया जा सकता, इसलिए प्लास्टिक को भी बैन किया गया था क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो इसका करेक्ट आंसर है क्लाइमेट चेंज। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि जिसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इन सिटू कन्वर्सेशन। कौन सा स्थल पर संरक्षण इन सिटू का उदाहरण है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। स्थल पर संरक्षण का अर्थ है प्रजातियों का उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षण करना। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या करता है, प्रोटेक्ट्स करता है नेचुरल हैबिटेट को, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर काउज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। कौन सा वनों की कटाई का प्रमुख कारण है, तो इसमें 4 ऑप्शन है, इसका जो करेक्ट आंसर है ये इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन। आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि औद्योगिक विस्तार के लिए अधिक भूमि की आवश्यकता होती है जिससे वनों की कटाई होती है, तो ये आपको ध्यान रखना। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज की वजह से हम लोग पेड़ को काट रहे हैं, पेड़ को काट के क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्री बना रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल रिसोर्स, निम्नलिखित में कौन सा नवीकरणीय संसाधन है, तो इसका करेक्ट आंसर है विंड एनर्जी। द फेनोमेनन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज मेनली काउज्ड इन, ये किस लिए देखने को मिलता है, तो ये जो है ग्रीन हाउस गैसेज जब बढ़ जाता है तब आपको पृथ्वी के वायुमंडल में होती है, जैसे वैश्विक उष्मीकरण होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये विच ट्रीटी एम्स टू प्रोटेक्ट द अर्थ्स ओजोन लेयर। पृथ्वी की ओजोन परत की रक्षा के लिए कौन सी संधि बनाई गई, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, 2 बार आ चुका है।
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत की रक्षा के लिए CFC जैसे हानिकारक रसायनों को समाप्त करने हेतु बनाया गया था। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को बंद किया गया था यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू जैव विविधता से अभिप्राय क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये डाइवर्सिटी ऑफ स्पीसीज। जैव विविधता से तात्पर्य जीवन के विभिन्न रूप जैसे पौधे, पशु, सूक्ष्मजीव और पारितंत्रिकों की विविधताओं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी कंज्यूमर इन अ फूड चेन। निम्नलिखित में कौन सा खाद्य श्रृंखला में द्वितीयक उपभोक्ता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये स्नैक है। स्नैक आपको देखने को मिलेगा कि ये सेकेंडरी में आता है। फूड चेन जो होता है सबसे पहले प्रोड्यूसर, प्राइमरी, सेकेंडरी, ये आप पढ़े होंगे तो ये आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद है विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो आपको सब्जी का छिलका देखने को मिलेगा। इसका करेक्ट आंसर, सब्जी के छिलके आसानी से विघटित हो जाते हैं, तो ये एक रिसाइकलिंग का एक प्रोसेस होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था प्रोटेक्ट एनिमल। वन जीव संरक्षण अधिनियम में ये क्या बताता है कि जंगली जानवरों, पक्षियों, पौधों और उनके आवासों की रक्षा के लिए ये बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज अ नॉन कॉन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है? तो इसका करेक्ट आंसर सौर एनर्जी है, क्योंकि वह प्राकृतिक रूप से उपलब्ध और नवीकरणीय है। ये चीज आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इन सिटू कन्वर्सन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इसका 4 ऑप्शंस दिख रहा है। इसका करेक्ट आंसर है बायोस्फीयर रिजर्व। स्थान संरक्षण में प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित किया जाता है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ काउज ऑफ सॉइल इरोजन। कौन सा मृदा अपरदन का कारण है? तो ये सबसे बड़ा कारण आपको पेड़ों की कटाई, वनों की कटाई, डिफोरेस्टेशन देखने को मिलेगा। इससे क्या होता है कि मिट्टी खुली रह जाती है और हवा तथा पानी के प्रभाव से उसका अपरदन होते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रीन हाउस गैस। कौन सा है? तो ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद चिपको मूवमेंट का मेन पर्पस क्या था, मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये वनों की रक्षा करना था, टू सेव ट्रीज था। चिपको आंदोलन वनों की कटाई को रोकने के लिए शुरू किया गया एक अहिंसक जन आंदोलन था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का उदाहरण है, कौन सा सतत विकास का उदाहरण है? 4 ऑप्शन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अगर आपको इसका PPT दिखा रहा हूँ, अगर ये चाहिए तो आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन हो जाना, आपको वहीं पे मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, तो वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर प्लास्टिक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ बायोटिक एनवायरनमेंट। कौन सा जैविक पर्यावरण का घटक है? तो इसका करेक्ट आंसर पौधे है, प्लांट्स। जैविक घटक से सजीव होते हैं जैसे पौधे, जानवर और सूक्ष्मजीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेस रिसोर्सेज। तो इसका करेक्ट आंसर आपको वन देखने को मिलेगा, फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा गैस प्रमुख ग्रीन हाउस गैस के रूप में माना जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड याद रखना आप। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना, क्योंकि NCAP का उद्देश्य भारत के गैर प्रापित शहर में वायु प्रदूषण के स्तर को कम करना था। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। बाकी अगर और आपको एक और पार्ट चाहिए 50 क्वेश्चंस का, तो आप मुझे बता देना, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।